सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान का खासा मसरूफ़ और मुश्किल दिन गुजरा है। सुबह वज़ीर आज़म इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया सानिया APS असखुद नोटिस केस के दौरान, और वहाँ पर खासी गुफ्तगू हुई, लेकिन लुब्बे लुबाब उस केस के अंदर ये था कि 4 हफ्तों के अंदर जो वालिदैन हैं उनका मौक़िफ़ सुनकर कार्रवाई की जाए और 4 हफ्तों में वो रिपोर्ट पेश की जाए वज़ीर आज़म के दस्तखत के साथ। वज़ीर आज़म अब और उनकी हुकूमत क्या इक़दाम करती है और उसके बाद उन इक़दाम को किस तरह से सुप्रीम कोर्ट लेती है, ये सवाल बड़ा अहम है। लेकिन आज बहुत सी बातें अदालत में भी की गई। माजी में जो अस्करी और सिविल क़यादत है उनके हवाले से भी, और पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी से मुताल्लिक भी। वज़ीर आज़म के लिए क्या वाकई एक मुश्किल केस है जो आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी तलबी हुई है। और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी मीटिंग बुलाई और इस केस से मुताल्लिक जितने भी कानूनी निकात हैं उस पर भी बातचीत की गई। लेकिन उसके बाद कल का जो एक बड़ा अहम दिन है जिसमें हुकूमत ये चाहती है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स का मामला लेकर आए, जिसमें सर फहरिस्त सबसे एक अहम चीज़ है वो है EVM के ज़रिए इलेक्शन का इनेकाद। उसके लिए कल कानून साजी का दिन रखा गया और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि इत्तेहादी जमातों के भी तमाम पार्लियामेंटेरियन मौजूद थे और मुश्तरका जो इजलास कल होने जा रहा है उसके हवाले से पहले लायामल बातचीत की गई ज़ोहराने में और उसके बाद वज़ीर आज़म ने अपना एक खिताब भी किया है। हम सूरत हाल पर बात भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जमील सीनियर एंकर पर्सन है, तजज़ियाकार, बहुत शुक्रिया जमील फारूकी साहब। आपके वक्त का भी हमारे रिपोर्टर इस वक्त मौजूद हैं शहबाज अहमद। शहबाज अहमद इस वक्त क्योंकि बीट कर रहे हैं वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म से मुतालिक, उनसे इस तमाम तर मामलात के हवाले से पहले ख़बर लेते हैं। शहबाज, आगाह कीजिएगा, वज़ीर आज़म ने ये पूरा प्लान था कि अब मुश्तरका इजलास में ये चीज़ें लाई जाएंगी, अब क्या फ़ैसले हुए हैं? आज पहले इजलास के दौरान, फिर ज़ोहराने में गुफ्तगू की गई और उसके बाद जो वज़ीर आज़म ने खिताब किया है। बहुत शुक्रिया मुदस्सर। आज जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती इत्तेहादी अरकान असम्बली और सेनेटर्स को बुलाया था, उसका मकसद एक यकमताकी एजेंडा था कि कल जो पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन है, हुकूमत चाह रही है कि बहुत सारी कानून साजी खासतौर पर EVM पर है, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट दिलाने वाला जो मामला है कुलभूषण यादव से मुतालिक है, और उसके अलावा जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं ये बड़ी कानून साजी है जिसमें हुकूमत को ये मालूम है कि ये उनकी अक्सरियत सेनेट में नहीं है, इसलिए ज्वाइंट सेशन बुलाया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अगर नंबर गेम की हम बात करें तो अगर वो सेनेट में सिर्फ एक ग्रुप जो कि दिलावर खान ग्रुप है मुस्लिम लीग नून का मुनारिफ, वो हुकूमत का साथ देता है तो उसके बाद नंबर हुकूमत पूरी करती है, सिर्फ 14 अरकान का फर्क पड़ेगा कि जो हुकूमत के साथ होंगे। लेकिन आज बुलाने का मकसद ये था कि इत्तेहादियों के EVM से मुतालिक बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। गुज़िश्ता एक गुस्सा से वज़ीर की मुलाकात हुई तमाम इत्तेहादियों से, तो उन्होंने एक गिला किया था वज़ीर आज़म से कि आपने EVM पर हमें एतमाद में नहीं लिया। तो आज वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं EVM पर आपके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो दूर करूंगा, लेकिन कल वाली कानून साजी बड़ी अहम है। और वज़ीर आज़म ने आज ओवरसीज पाकिस्तानी से मुतालिक बात की कि वो मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं चाहता हूँ कि उन्हें वोट का हक मिले, उनके साथ जो है वो वोट का हक नहीं दिया। और जहाँ तक EVM का बात है वहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुझे कोई खास दिलचस्पी नहीं है कि सिर्फ EVM पर इलेक्शन है, लेकिन मैं सिर्फ चाहता ये हूँ कि 1970 से अभी तक जितने भी इलेक्शन पाकिस्तान में सब उस पर एतराज़ात हुए। मैंने 2013 के इलेक्शन में हल्कों का जिक्र किया था, लेकिन उस 4 हल्कों अगर वो खोल देते तो ये मामला ना होता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगला इलेक्शन साफ और शफाफ हो, इसलिए मैंने जो है EVM का कहा था, और EVM पर इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें मुझे यकीन है कि इलेक्शन शफाफ हो जाएंगे। तो वज़ीर आज़म ने एक तो ये के तो तहफ़्फ़ुज़ात ने यकीन दहानी कराई है कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। साथ वज़ीर आज़म ने अरकान असम्बली और सेनेटर्स को कहा कल आप अपनी हाजिरी यकीनी बनाए। तो जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि इस वक्त बहुत कम गेम जो नंबर गेम है वो फर्क है इसमें, इसलिए वज़ीर आज़म को दबाने का मकसद भी ये था। और कल जो पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में वज़ीर आज़म इमरान खान खुद भी शरीक होंगे, तो उससे पहले वज़ीर आज़म को जो चीज बात उनकी जिम्मेदारी लगाई है कि तमाम अरकान असम्बली और सेनेटर्स को जो है वो इकट्ठा करेंगे। तो हुकूमत की कोशिश ये है कि कल जो ये बिल है ये पास
करवा लिए जाए। और ज्वाइंट सेशन कल 11 बजे होगा और वज़ीर आज़म ने हिदायत की अरकान को कि वो 10 बजे तक जो है वो पार्लियामेंट पहुंच जाए ताकि एक साथ जो है वो ऐवान में जाए। उसके बाद हुकूमत को वहां पर सुख्ती का सामना न करना पड़े, क्योंकि कल जो एक तहरीक के मामले हुकूमत के अरकान की तादाद कम थी तो इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो नाराज भी है। उन्होंने कहा है कि आमिर डोगर की जिम्मेदारी लगाई को भी पूरा करेंगे ताकि कानून साजी मुकम्मल हो सके। ठीक है, आप देख रहे हैं कि कल हुकूमत कामयाब होती ही। बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। राजा आमिर अब्बास साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया राजा साहब आपके वक्त का। जमील फारूकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम पहले कुछ ये इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से नाज़रीन बात करेंगे, फिर वज़ीर आज़म के हवाले से, क्योंकि ये कुछ EVM इलेक्शन रिफॉर्म्स पर जमील आप भी प्रोग्राम करते रहें ताकि उस पे बारे में काफ़ी तफसील आपके पास है। हम चाहेंगे उस पर भी आपका तज्जिया लिया जाए। राजा आमिर अब्बास साहब भी मौजूद हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, वैसे अब जो नंबर्स गेम चल रही है वो चीज़ें तो बहरहाल काफ़ी हुकूमत के हक़ में हैं और ये कुछ ख़बरें भी आ रही हैं, लेकिन आप ये समझते हैं कि ये हुकूमत के लिए आसान होगा? मैं कानूनी राय ले रहा हूँ आपकी कि ये EVM का, ओवरसीज़ के वोट्स का, ये तमाम तर अमल जो है वो कानूनी तौर पर हुकूमत के लिए आसान है कि वो कर जाए और उसके बाद कोई पेचीदगी ना हो, और इलेक्शन कमीशन क्या वाकई जिम्मेदार हो जाएगा अगर पार्लियामेंट में ये कानून पास हो जाता है तो? देखिए, अगर हम इसको प्योरली कानूनी नुक्ते नज़र से और आईन पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से देखते हैं तो हमारा आइन कहता है, हमारे मुल्क के कवानीन कहते हैं कि अगर पार्लियामेंट कोई कानून को पास करती है तो फिर उस बिल की जो हैसियत होती है वो जैसे कि दीगर कवानीन है इस मुल्क में, उन्हीं कवानीन की तरह इसकी भी एक हैसियत होगी। जैसे कि इलेक्शन एक्ट 2017 है, उसी तरह इसकी भी जो उसमें अमेंडमेंट्स आएंगी वो उसका हिस्सा बन जाएगा। और जब तक कि अब अगर अपोजिशन को या किसी को इस पे कोई एतराज होगा या उनको कोई ऑब्जेक्शन ये आता है कि जी ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं, तो उनके पास फिर सिर्फ एक फोरम रह जाता है, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जहाँ पे जाके ये इसको चैलेंज करें कि जनाब ये आप ये मावराए आइन कोई कानून साजी हुई है। तो उसमें बड़ा मुश्किल मुझे लगता है कि इसको मावराए आइन कहना, क्योंकि जो EVM की जो स्कीम है उस स्कीम में तो जो हमने देखते रहे कि अपोजिशन जब ये बिल पे लाया गया था तो उन्होंने कहा जी हमने तो EVM पे कोई मुबाहिसा ही नहीं करना, कोई बहस ही नहीं करनी, इसको डिस्कस ही नहीं करना, जबकि उनका फर्ज था कि कुछ सजेशंस देते कि जी एक ऑल्टरनेट ये रख लें। अब जो डायलेमा रहा है हमारे इलेक्टोरल जो हिस्ट्री है उसमें यही रहा कि जब भी इलेक्शन होते थे, चाहे जीतने वाली पार्टी हो चाहे हारने वाली कहती थी कि जनाब ये जानबूझ के धांधली से हमें हराया गया, और इवन जीतने वाले कहते थे कि जी हमारी नशिस्तें तो बहुत ज्यादा होती अगर इसमें धांधली ना हो। तो बज़ाहिर तो ये धांधली को रोकने का एक बड़ा अच्छा तरीक़ेकार है जो बहुत से ममालिक में राइज है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर ये समझता है कि जैसे हुकूमत ने पहले भी कहा था कि अगर उसको इस मशीन पर कोई एतराज है, वो कोई ऑल्टरनेट मशीन लाना चाहते हैं या कोई 5-6 किस्म की मशीनों में से कोई एक चूज करेंगे, तो मैं समझता हूँ वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ड्यूटी होगी कि वो समझते हैं कि ऐसी मशीन हो कि जिसमें कोई फैब्रिकेशन या कोई फॉर्जरी ना की जा सके। तो अब इलेक्शन कमीशन को चूज करेगा। और उसके बाद नंबर 2 इशू है वो है ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोटिंग का राइट देना। ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये 2-4 जो इसने नारे दिए थे उसमें एक ये भी था, बल्कि इवन हम देखते आए हैं कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी वो ये कहती आई हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक देना चाहिए। तो अगर ये दे दिया जाता है और इससे चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट पे, तब भी मैं समझता हूँ कि बड़ी मुश्किल होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज को खत्म करे कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनको वोट का हक नहीं है। तो अब ये देखना है कि मुश्तरका इजलास में जो नंबर्स हैं, क्योंकि ये बड़ा बिल्कुल ये एक अहम पॉइंट है कि नंबर्स के हवाले से, लेकिन मैं जमील फारूकी, मुश्तरका इजलास भी हुकूमत ने इसीलिए बुलाया कि वो नंबर्स गेम को पूरा कर सके। तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि हुकूमत जो चाहती थी इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से जितने भी नकात थे उसको पूरा कर ले। आपने भी प्रोग्राम की, आपको लगता है कि कल पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत इस मामले में जीत लेगी अपने इस मुकदमे को, अपने इस कानून को? देखें, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा नंबर्स का, लेकिन इन नंबर डिफरेंस पे आने से पहले हमें
कुछ फैक्ट्स को देख लेना चाहिए, वो ये कि गवर्नमेंट की इंटेंट के ऊपर कोई शक नहीं किया जा सकता। मतलब खान साहब जो करना चाह रहे हैं वो यकीनन उनकी ख्वाहिश भी है। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल हिस्ट्री में जो रोना धोना पिछले 74 साल से लगा हुआ है, वो चाह रहे हैं कि ये खत्म हो, किसी तरह जो अपोजिशन है वो एक्सेप्टेंस पे आ जाए कि जी जो इलेक्शन हुए हैं वो ठीक हुए हैं। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब से शक इंटेंट पे ही किया जा रहा है। अब हमारे वजीर आजम साहब का एक प्रॉब्लम ये है कि वो हेड ऑन ले लेते हैं हर तरह के इदारों को। उन्होंने हेड ऑन लिया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को, आज भी आप उनकी अभी थोड़ी देर पहले जो गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने सीधा इलेक्शन कमीशन के ऊपर कमेंट किया है। इस चीज को समझे बगैर के तलबी हो सकती है, मतलब आप जिस वक्त इस तरह से डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं तो फिर तलबी हो सकती है। अब मसला सारा ये है कि आपने करना तो है, आप करने के लिए राजी तो हैं, आपकी इंटेंट तो है, आपकी नीयत तो अच्छी है, लेकिन आपकी अपोजिशन समझती है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है। और कुछ करने के लिए, खासतौर पर जब आप इस्लाहात लाने की बात करते हैं, तो फिर आपको ड्यू प्रोसेस फॉलो करना होता है। ये नहीं होता कि आप ख्वाहिश का इजहार करें कि इलेक्शन कमीशन को तो ये करना चाहिए था। इस मुल्क का वजीर इत्तलात बैठकर जब ख्वाहिश का इजहार करता है कि इदारों को खुद से बैन कर देना चाहिए, कुछ जमातों को, खुद ख्वाहिश का इजहार, मतलब आपने ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना है ना भाई। आप ड्यू प्रोसेस को, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या लीगल है, उस ड्यू प्रोसेस को फॉलो कर लें तो चीजें खुद ब खुद होती चली जाएंगी। जहां तक सवाल ईवीएम के इस्तेमाल का है, तो हम ये जो पर्चा सिस्टम के ऊपर ठप्पा सिस्टम है और वोट सिस्टम है, इसमें भी तो कहीं ना कहीं कोई लकूनाज हैं जिसकी वजह से धांधली का रोना रोया जाता है। तो हम कब तक दुनिया से कट कर ये कह रहे रहेंगे कि हमने डिजिटलाइज नहीं करना? आज वो दुनिया इस नहज तक पहुंच चुकी है, इस हद तक आगे जा चुकी है कि कोई भी वोटर अपने घर में बैठकर वोट कास्ट कर सकता है और उसकी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जाता है। वो भी हैक हो सकता होगा, लेकिन अगर आप उसके नेगेटिव एलिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए कुछ करना ही नहीं चाहते तो ये गलत बात है। लेकिन अगेन ड्यू प्रोसेस शुड बी फॉलोड, जो कि फॉलो मुझे नहीं लगता कि वो फॉलो हो रहा है। बातें ज्यादा हो रही हैं, बयानात ज्यादा हो रहे हैं, दबंग बयानात की बात ज्यादा हो रही है। अगर ये बातें टेलीविजन पर खड़े होकर या खिताबात के जरिए ही करवानी होती तो ये पार्लियामान ना होता, ये सेनेट ना होता, आपके पास 3 कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस ना होती, यानी प्रेसिडेंट की या स्पीकर की या चेयरमैन सेनेट की, और कायदे आवाम की फिर कोई अहमियत ही ना हुआ करती होती, अपोजिशन की कोई अहमियत ही ना हुआ करती होती। तो इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसको ये अपनी ख्वाहिश के हिसाब से चलाना चाह रहे हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के हिसाब से नहीं चलाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें हजीमत का भी सामना करना पड़ता है, इन्हें बैकफुट पे भी जाना पड़ता है और मसाइल भी क्रिएट होते हैं। अगर यही अपोजिशन के साथ ये डिस्कशन, ये जो मुश्तरका इजलास कल होने जा रहा है, ये डिस्कशंस पहले कर चुके होते, उनको अपनी डिबेट्स में शामिल करते, बजाय ये दावे करने के कि मैं अपोजिशन से हाथ मिलाऊं, इसका मतलब ये है कि मैंने करप्शन को जस्टिफाई किया है। भाई ये आप अगर पहले कर चुके होते तो आपको ये हजीमत का सामना करना पड़ता है। आप अपने मुआहिदात पर पहले अमल कर चुके होते तो आपको बैंड आउटफिट्स को अनबैन करने के बाद हजीमत का सामना न करना पड़ता होता। आप 20 अक्टूबर का जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसको एपीएस के हवाले से, उसके ऊपर आप नजरसानी करते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए मामला को आगे बढ़ा चुके होते तो आज आपको पेशी की जहमत न करनी पड़ती। तो ख्वाहिशात तो बड़ी अच्छी हैं, सबकी बड़ी अच्छी हैं, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है। ये एक बड़ा अहम पॉइंट है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो नहीं, बयानात ज़्यादा होते हैं। लेकिन इस आज के केस के हवाले से हम आगे बढ़ेंगे। ये तो देखना है कि कल पार्लियामान में किस तरह से हुकूमत और किस तरह से अपोजिशन इस केस को लेकर चलती है। जमील हमारे साथ आप मौजूद हैं। मैं कानूनी तौर पर ये जानना चाह रहा हूँ, राजा आमिर अब्बास साहब, सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते के लिए अहकाम दिए कि वालिदैन से बातचीत की जाए और इस पर अमल दरामद हो। अब जो रिपोर्ट थी तकरीबन 3 या 9,000 तसीब कीजिएगा, वो सफ़ात पर मुश्तमिल, उनमें जिन ज़िम्मेदारान के हवाले से है, वालिदैन उनसे आगे कुछ और ज़िम्मेदारान की बात कर रहे हैं, जिनके हवाले से बात नहीं है। तो वज़ीर आज़म के लिए, हुकूमत के लिए अब क्या होगा कि 4 हफ्तों में वो क्या कर सकते हैं, किस तरह से इक़दाम कर सकते हैं कानूनी तौर पर, और फिर वो रिपोर्ट पेश की जाए? देखिए, अगर हम किसी भी क्राइम को देखते हैं तो जो गुस्सा होते हैं उनका ये हक होता है कि वो अपनी मर्जी से जो वो कहते हैं उसी मुताबिक से एफआईआर लॉन्च कर दी जाए कि जनाब इन लोगों की वजह से हमारी फैमिली में ये डेथ, ये मर्डर या ये शहादतें हुई। तो बेसिकली जो इनका काम है कि उनकी बात सुने, उनकी बात के मुताबिक अगर वो कहती हैं A, B, C, D को वो नॉमिनेट करते हैं तो ये उसको भले से नॉमिनेट करें। उसके बाद ये अपनी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करें कि जनाब क्या ये जिस शख्स
या खास जिनका इन्होंने नाम किया है बुरसा ने, ये इस वाकये के जिम्मेदार हैं या नहीं। और फिर ये हुकूमत का काम है, इन्वेस्टिगेशन का काम होता है हमेशा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं। तो इनको चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भले से जो भी इनकी विजडम में आता है या इनकी रिपोर्ट्स आती हैं उसके मुताबिक, ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक उनसे मिले, उनकी कंप्लेंट को एज इट इज सामने रखें और फिर उस पे अपनी इन्वेस्टिगेशन और सुप्रीम कोर्ट को बताएं कि जनाब हमने इनसे मिल लिया है, इनकी जो इनकी जो गुजारिशात थी वो तमाम की तमाम हमने नोट की, ये डॉक्यूमेंट बना दिया। अब इस लाइंस पे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आया A, B, C जो उनसे थे वो रिस्पॉन्सिबल है या नहीं, और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें। ये तो नहीं होना चाहिए कि सालों साल गुजर जाए और ये केस हवा में लटका रहे कि जनाब चूंकि वो 6 अफराद तो वहीं पे मौके पे मारे गए थे तो अब इसके पीछे कोई और अवामिल नहीं है। तो अब ये हुकूमत वक्त की, ऑल्दो के जो उस वक्त की हुकूमत उसकी ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंस थी और उन्होंने इतने साल में कुछ नहीं किया। तो इस टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव इमरान खान साहब हैं और इनको इसमें अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी प्रैक्टिकली कि जनाब हमने क्या इकदाम लिए और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसी हद तक फिक्स करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद देखें कि कानूनी तौर पे क्या कानून इजाजत देता है। जो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे या उस वक्त के आईजी थे या उस वक्त के ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करना है और हुकूमत की जिम्मेदारी। लेकिन आज वज़ीर आज़म का पेश होना, जमील फारूकी, आप समझते हैं कि किसी मुश्किल का भी पेश ख्यामा हो सकता है? मैं सियासी तराजुर में ये सवाल कर रहा हूँ, कानूनी राय तो हमारी दी, ये आज उनका पेश होना कोई अगले आने वाले वक्त में मुश्किल भी है? देखें, मैं दोपहर 1 बजे की ट्रांसमिशन में भी मैं यही डिस्कस कर रहा था कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो वज़राए आज़म के लिए चौथे साल के अंदर ख़तरे की घंटी के तौर पर सामने आती है। यानी आप देखिए कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, तौहीन अदालत का केस था स्विस अकाउंट्स के मामले में, उन्होंने ख़त नहीं लिखा था जिसकी वजह से उनको बुलाया गया और उसके बाद फिर उनको जाना पड़ा, नाअहल करार दे दिया गया। फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब आ गया। लाइकवाइज वाज द केस विद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब, उनका भी मामला तौहीन अदालत का था और उसके अंदर फिर उनको जाना पड़ा तो फिर उनकी जगह शाहिद खाकान अब्बासी साहब आ गए। और चौथा साल जो है किसी भी पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म के लिए, वैसे तो 3 साल से ज़्यादा की नौबत ही नहीं आई पुरानी अगर सियासी तारीख देखें, ये पिछले 15 साल से हम कुछ बेहतरी देख रहे थे कि 3-4 साल जो है वो एग्जेक्टिव्स निकालते हैं और चौथे साल में मसाइल का उनको सामना करना पड़ता है। देखें जी, केस 16 दिसंबर 2014 का है। उस वक्त वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब थे। उस वक्त इमरान खान साहब 126 रोजा धरना दे के बैठे थे। खान साहब को भी उस वक्त हैंड टू हैंड सबके साथ खड़े होकर सॉलिडारिटी करने का मौका मिल गया और धरने को कॉल ऑफ करने का की फेस सेविंग मिल गई थी, आपको अच्छी तरह याद होगा। तो खान साहब वाज नॉट इन द गवर्नमेंट केपीके में खान साहब की जरूर थी, लेकिन फेडरेशन के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब थे। तो आज जो मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने जिस तरह रिमार्क्स दिए हैं उसमें बहुत सारी चीजें वो अभी क्वेश्चनेबल हैं कि मुअज़्ज़ज़ अदलिया को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है, खान साहब से सवाल बनता है कि आपने आने के बाद आपके तो रिफॉर्म्स की बातें थी, आपने तो इंसाफ के ऊपर तहरीक चलाई, आपको करना चाहिए था, आपके पास 20 अक्टूबर का हुक्मनामा मौजूद है, उसके ऊपर अमल दरामद अभी तक क्यों नहीं हुआ? ये सारे सवाल बेहतर हैं। लेकिन उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव और उसके बाद आने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनसे भी उतना ही बड़ा सवाल बनता है जितना कि इमरान खान साहब से बनता है। सही। अच्छा, अब ये होता है ना कि कोई बंदा सो रहा हो तो उसको जगाने के लिए एक छोटा सा एक स्विच बोई जाए ना तो वो शॉक से उठता है। तो ये मेरे ख्याल में इट्स अ पॉइंट फॉर इमरान खान साहब गवर्नमेंट कि उनको ये जगाया जा रहा है कि भाईजान हनीमून पीरियड जो है वो लगता है कि इट्स ओवर नाउ एंड अब आप लोग सीरियसली अगर चीजों को देखने की तरफ जाते हैं तो बेहतर होगा। अब लेकिन टफ टाइम जो है वो खान साहब के लिए आ गया। अब 4 हफ्ते के बाद खान साहब क्या देंगे, ये बड़ा क्वेश्चन होगा। 4 हफ्ते के बाद खान साहब के सिग्नेचर के साथ जो रिपोर्ट जाएगी वो क्या लेकर जाएगी? बिल्कुल, उसमें आप ये एक अहम पॉइंट है कि 4 हफ्ते का जो टाइम है जितना अहम है और उसके बाद होने क्या जा रहा है। बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। जमील, आप हमारे साथ ही रहिएगा, हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी तो ऊपर नीचे हो रही है, या डॉलर की जो कीमतें बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ना, वापस जाना, और ये जो अदम इस्तेहकाम है वो कितना नुकसानदेह हो रहा है। हमारे साथ रहिएगा ना।
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस दौरे हुकूमत में ये बार बार इल्ज़ाम लगाया जाता रहा हुकूमत पर कि ये चीज़ों में माफियाज के हाथों ब्लैकमेल हुए हैं। उसमें एक बड़ी वजूहात जो हैं पाकिस्तान में रोज़मर्रा की अशिया हैं उनके हवाले से बात हुई, लेकिन फिर साथ ही साथ ये बात हुई कि पाकिस्तान में जिस तरह से गैर फितरी तौर पर साबिक़ा हुकूमत ने डॉलर को रोके रखा है, यानी कि उसकी प्राइस को रोके रखा है, उसकी वजह भी ये थी कि जैसे हुकूमत की उसके बाद डॉलर तेज़ी के साथ इजाफा हुआ। डॉलर 165 तक गया, फिर उसके बाद 151, 152 तक स्टेबिलिटी रही, फिर उसके बाद दोबारा से इस डॉलर ने पिछले 3 माह में बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की की है और रुपए की कदर में तेज़ी के साथ कमी हुई है। ये डॉलर का उतार चढ़ाव बड़ी तेज़ी के साथ हुआ। पिछले दिनों में जिस तेज़ी के साथ डॉलर बढ़ रहा था, फिर अचानक इसकी थोड़ी सी वापसी हुई और गुज़श्ता 2 दिन यानी कि आज और कल में डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है। हम इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल के हवाले से भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र पराचा साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया पराचा साहब आपके वक्त का। जमील फारूकी साहब सीनियर एंकर पर्सन भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे भी बात इस हवाले से करते हैं। पराचा साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। डॉलर के हवाले से पहले तो ये कहा गया कि ये खुद से जो बढ़ रहा है यही इंटरनेशनल मार्केट का रुझान है और इसे ही बढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें बेहतर हुई, वापस आया, फिर गया और ये इस तरह से 151 से फिर 176 तक 5 तक जाना, ये वजूहात बुनियादी क्या हैं कि इस तरह से आगे बढ़ रहा है, पीछे आ रहा है? देखिए सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम साहब। देखिए सर, इसके मेन बढ़ने की वजूहात तो ये थी कि जो इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी, खासतौर पे ऑयल की और आपके गैस की, और ये जो कोल की प्राइसेस जो कोयले की बढ़ी है और तकरीबन 400% बढ़ी है। फिर हमको कोविड वैक्सीन खरीदनी थी, उसके लिए तो हमारा जो इंपोर्ट का बिल था वो तकरीबन डबल हो गया टाइम भी। फिर उसके साथ साथ ये हुआ कि अचानक सूरत हाल चेंज हो गई, वहां पे हुकूमत खत्म हो गई, तो वहां पे जो नेटो ममालिक हफ्ते के या महीने का जो $1 बिलियन वो खर्च करते थे, उसका बोझ भी हमारे पे आ गया। और फिर उनका जो रिजर्व्स थे $9.5 बिलियन के, वो फ्रीज हो गए। तो अल्टीमेटली सारा बोझ अफगानिस्तान का वो आ गया, मस्त डबल हमारे पे बोझ आ गया। तो उस वक्त जो डॉलर बढ़ा तो ये वजूहत थी। फिर फ्लाइट ऑफ कैपिटल अफगानिस्तान में हुआ, वो भी बजरिया स्मगलिंग पूरा हुआ। लेकिन ये मेरे हिसाब से जो डॉलर का रेट है ये मुस्तकिल इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क के जो फंडामेंटल्स हैं वो बेहतरीन है, स्टेट बैंक का कंट्रोल भी अच्छा है, हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं वो ऑल टाइम हाई है, हमारी इनवर्ट रेमिटेंस भी बिल्कुल ठीक है, हमारी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स है वो भी ठीक है। पराचा साहब, इन वजूहात पर आप समझते हैं कि वापस डॉलर आ सकता है, जैसे पहले भी वापस आया और 152 समथिंग पर रुका रहा है काफी देर तक? जी सर, बिल्कुल। अगर आप मेरे हिसाब से ये देखें कि डॉलर का रेट इस वक्त क्या होना चाहिए मौजूदा फाइनेंशियल फंडामेंटल्स के हिसाब से, तो मैं ये कहूंगा कि डॉलर का रेट 155 रुपए से ऊपर नहीं आना चाहिए। सही। उसकी दलील मैं ऐसे दूंगा कि जैसे कि डॉलर हमने 169 देखा, 159 से 169 किया जी, और फिर वापस वो 152 पे आ गया। तो अभी भी अगर हमारी IMF के कंडीशन के साथ साथ डिवैल्यूएशन की कंडीशन उनकी नहीं है, तो डॉलर को 2 से 3 महीने में वापस आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही। जी जी, देखिए, पिछले दिनों हमें जो सऊदी ग्रांट मिली उससे हमारा डॉलर 169 पे फिर वापस आ गया था, ये पिछले हफ्ते। लेकिन कुछ हमारे जो सरकारी हल्के हैं या हमारे शौकत तरीन साहब वज़ीर खजाना साहब ने एक बयान दे दिया 2-3 दिन पहले कि रुपया जो है और गिरेगा, डॉलर बढ़ेगा, तो उससे भी हमारा जो सेंटीमेंट्स थे वो चेंज हो गए और आज डॉलर तकरीबन 173 तक चला गया वापस। तो इंटरबैंक के अंदर ₹1.30 बढ़ गया। तो हम लोगों को एहतियात करनी पड़ेगी ताकि लोग पैनिक ना हो। और तो ये एहतियात के हवाले से बात कर लेते हैं। जमील फारूकी साहब,
एहतियात की बड़ी अहम बात कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना साहब का जो बयान है जमील साहब, वो बड़ा आपने भी देखा हमने भी देखा, वो बड़ा अजीब सा था कि एक तरफ नीचे आया है और उस आते हुए डॉलर के बारे में ये बात कर रहे थे कि ये ऊपर चला जाएगा। इसी तरह से वज़रा के बयान और हुकूमती इक़दाम आप देख रहे हैं कि वाकई वापसी की कोई राह नज़र आ रही है मईशत में और डॉलर में। देखें, मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक्स को, बड़े कीनली पढ़ा हुआ है। मैं आपको बताऊं कि जब आप मुल्क की इकोनॉमी किसी अकाउंटेंट से चलवाते हैं तो वो अकाउंट्स का तो एक्सपर्ट हो सकता है, वो इकोनॉमी का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। इस मुल्क का अलमिया ये है कि हमेशा आप वजारत ख़जाना में जिस शख्सियत को देखते रहे हैं वो यकीनन IMF का रिकमेंडेड बंदा रहा है। इसी तरह आपका स्टेट बैंक की जो बड़ी पोजीशन पे जो भी बंदा आया है वो भी IMF का रिकमेंडेड बंदा रहा है। कोई इकोनॉमिस्ट नहीं बैठता। इकोनॉमिस्ट चीज़ों को बेसिक अंदाज में समझता है, अकाउंटेंट जो है वो अकाउंट्स के हिसाब से देखता है। एक बंदा है जिसका अपना बैंक है और वो वजारत ख़जाना को देख रहा है। अब आप देखिए कि अगर डॉलर 10 रुपये भी ऊपर बढ़ता है तो आपकी जो रिजर्व्स हैं, जो बैंक के रिजर्व्स हैं या आपकी जो फिक्स कैपिटल है, उसकी कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं। बैठे बिठाए जिसके अरबों रुपए हैं, 10 रुपये के जर्क से वो कितना मार्जिनली फ़ायदा उठा सकता है। ये चीज़ें हमें देखनी होगी। तो इस मुल्क में ये पैसे की जो डीवैल्यूएशन है, ये तो झटका है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं IMF का। और महंगाई जितनी भी इस वक्त बढ़ रही है ये उसी IMF के जो कंडीशंस हैं उसके नतीजे में बढ़ रही है। ये हम जो रोजाना होते हैं ना कि पेट्रोलियम प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ी तो पाकिस्तान में भी बढ़ रही हैं, तो इस वजह से महंगाई हो रही है। ये ढकोसले हैं, ये गलत बयानी से काम लिया जाता है। आप किसी अच्छे इकोनॉमिस्ट के साथ बैठे हैं, वो आपको बताएगा कि एक्चुअल जो फैक्टर इन्फ्लेशन का है, राइजिंग इन्फ्लेशन का जो एक्चुअल फैक्टर है, दैट इज डीवैल्यूएशन द रुपी, यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वैल्यू ऑफ द रुपी और इन्फ्लेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डीवैल्यू होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा और वैल्यू बेहतर होगी तो इन्फ्लेशन कम होगा। ये दो चीजें, इसको हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के फिनोमेना को समझना चाहिए। ये पता नहीं अकाउंटेंट्स जो कि बैठे हुए हैं बतौर फाइनेंस मिनिस्टर, उनको नहीं अंदाजा होता कि ये कैसे हो रहा है। तो हमें इन डिटेल्स में जाने से पहले, और फिर हम कंपैरेटिव एनालिसिस क्या कर रहे होते हैं, हम कंपैरेटिव एनालिसिस ये कर रहे होते हैं कि जी इंडिया के अंदर तो महंगाई जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा है। हालांकि ये पता नहीं होता कि आप वहां के जो पैरामीटर्स हैं, वहां की जो यूनिट्स हैं, उनकी करेंसी में डिस्क्राइब करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप UAE चले जाएं, वहां पानी की बोतल, जो आपका मिनरल वाटर पानी की बड़ी बोतल है, वो 2 रियाल में मिलती है। सऊदीया चले जाएं 2 रियाल में मिलती है। वही पाकिस्तान में 60 से 70 रुपए की है। तो अब हम ये कहें कि 2 रियाल की क्योंकि वो मिल रही है, पाकिस्तान में तो वो तकरीबन 80 रुपए बनते हैं। बिल्कुल। तो पाकिस्तान से ज्यादा तो महंगाई वहां पे है। तो ये गलत बयानी होगी क्योंकि वहां पर वहां के हिसाब से वहां के 2 रुपए में मिल रही है और पाकिस्तान में पाकिस्तान के हिसाब से यहाँ के 60 से 70 रुपए में मिल रही है। ये फर्क हम नहीं करते। बहरहाल ये कंपैरिजन तो हम हुकूमत का मुसलसल वो देख रहे हैं, चाहे वो ऑयल का है, चाहे एक कमेंट और मैं करूंगा, एक कमेंट मैं करूंगा कि ये जो रुपए की डीवैल्यूएशन है, ये रुपए की डीवैल्यूएशन एक आम फिनोमेना नहीं है। ये एकदम से जो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती है ना, इसके पीछे बहुत बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस और इंटरनेशनल फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, मार्केट फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं। फिर इससे बेहतर वो इसहाक डार साहब थे जिन्होंने 4 साल तक, 3.5-4 साल तक रुपए को काबू में रखा बाय हुक और क्रुक। चाहे वो आप उनको आप इकोनॉमिस्ट कहें या इकोनॉमिस्ट कहें या अकाउंटेंट कहें, लेकिन उन्होंने संभाल के रखा था। यहां पर तो 5 दिन आप नहीं संभाल पा रहे, यानी डेली बेसिस के ऊपर फ्लक्चुएट कर रही है। तो ये इनकॉम्पिटेंस है उन तमाम फोर्सेस की जो मार्केट फोर्सेस को चेक करते हैं, और स्पेशली गवर्नर स्टेट बैंक और वजीर खजाना की इनकॉम्पिटेंस के ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशानात हैं। बहुत शुक्रिया। जमील फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और जफर पराचा साहब आपका क्या दोनों अहबाब का आगे बढ़ेंगे अब, और वो है पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के हवाले से जो बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ी है और अनबीटेबल पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंची है और ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान का सेमीफाइनल होने जा रहा है कल। लेकिन आज पहला सेमीफाइनल है 2 शानदार टीमों के दरमियान, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान। आज इन दोनों मैचेस के हवाले से बात भी करेंगे। कल खुसूसी ट्रांसमिशन भी बोल पर होगी दोपहर 1 बजे पाकिस्तान के मैच के हवाले से, लेकिन आज का मैच और कल की पाकिस्तान की तैयारी पर बात करेंगे हमारे साथी रिपोर्टर एजाज वसीम बाकरी, जो दुबई, शारजा, अबू धाबी में मुसलसल मैचेस को रिपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ज़बरदस्त खेलता हुआ
अब सेमीफाइनल में हैं, लेकिन पाकिस्तान के मद्दे मुकाबिल भी एजाज ज़बरदस्त टीम है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया भी आप समझते हैं कि T20 वनडे और टेस्ट की बेहतरीन टीम में शुमार होता है। पहले हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि कल के मैच के हवाले से कुछ चेंजेस आप देख रहे हैं कि जो जीती हुई टीम आ रही है, जिसका तसलसल रखे हुए हैं बाबर, वही टीम कल भी खेलती हुई नजर आएगी? की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। हम दोबारा से एजाज वसीम से रब्ता करते हैं और जानेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान के कैंप में क्या ये बातचीत हो रही है। जी एजाज। जी मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान का आज क्योंकि प्रैक्टिस सेशन हो रहा है सेमीफाइनल से पहले, मैं इस वक्त क्योंकि गाड़ी में हूँ और हम लोग ICC एकेडमी की तरफ जा रहे हैं, जहां आपने बात की है पाकिस्तानी टीम में तब्दीलियों के हवाले से। तो कल बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको हसन अली का मैंने सवाल पूछा था। उन्होंने कहा कि मेरा वो मैच विनर बॉलर है और बतौर कप्तान मैं उसको ड्रॉप करने का सोच नहीं सकता। आज सेमीफाइनल की प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान टीम के बैटिंग कंसल्टेंट मैथ्यू हेडन ने की और एक साथी जर्नलिस्ट ने उनको फखर जमान का सवाल किया कि वो इस वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ क्योंकि बैटिंग नहीं हुई और बाकी 4 मैचेस के अंदर फखर ऑफ कलर थे, तो हेडन ने उनको भी डिफेंड किया और कहा कि वो जैम्पा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर अच्छी बॉलिंग करवाते हैं तो फखर स्पिनर्स पे अटैक भी कर सकते हैं और फखर बड़े मैचेस का प्लेयर है। तो जो 2 प्लेयर ऑफ कलर थे, एक को कप्तान ने डिफेंड किया, एक को बैटिंग कंसल्टेंट ने डिफेंड किया। सो मुदस्सिर कल पाकिस्तान टीम अनचेंज ही सेमीफाइनल में नजर आ रही है कि खेलेगी। सही। तो दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बड़ा शानदार खेल पेश करती आ रही है इन पिचेस पर ही, इन ग्राउंड्स में भी, तो कैसा ये क्रिकेट माहिरीन बता रहे हैं कि मैच जो है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और ऑस्ट्रेलिया की आगे से परफॉर्मेंस क्या देखा जा रहा है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच खेला था उसमें ऑस्ट्रेलिया की इसी दुबई ग्राउंड में बैटिंग कोलैप्स हो गई थी और तकरीबन 110-115 रन ऑस्ट्रेलिया बना सकी थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम को गिराना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। पाकिस्तानी टीम जिस कॉन्फिडेंस के साथ खेल रही है और देखिए दिलचस्प चीज क्या है और अच्छी चीज क्या है, पॉजिटिव चीज ये है कि पाकिस्तान ने 5 मैचेस जीते हैं और 5 में डिफरेंट प्लेयर मैन ऑफ द मैच थे। एक में शाहीन, एक में रिजवान, एक में हारिस रऊफ, एक में शुएब मलिक और एक में आसिफ अली। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टीम है पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप खेल रही है, इसके सभी प्लेयर्स मैच विनर्स हैं क्योंकि 5 प्लेयर्स मुख्तलिफ मैचेस के अंदर मैन ऑफ द मैच थे। ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज उनके अग्रेसिव अंदाज में क्रिकेट खेलने का जरूर होगा। पाकिस्तान क्योंकि नजर यह आता है कि अग्रेसिव नहीं खेल रहे हैं, लेकिन जो जिस हिकमत अमली के साथ बाबर इनिंग्स को बिल्ड करते हैं और रिजवान इनिंग्स को बिल्ड करते हैं। कल भी मैं सैरिश के साथ प्रोग्राम में बैठा था तो मैं ये कह रहा था कि अगर पाकिस्तान को टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करवा देता है तो पाकिस्तानी टीम के बॉलर्स के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये 160 को डिफेंड कर सकते हैं और अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तान आसानी के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 160-170 रन स्कोर कर सकता है। तो दोनों सूरतों में मुझे पाकिस्तानी टीम मजबूत लग रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी थोड़े सख्त जान जरूर हैं और थोड़े टफ अंदाज में वो खेलेंगे जरूर, इसमें कोई शक नहीं है कि वो टफ टाइम जरूर देंगे। ठीक है। अच्छा जमील, हम इस पे माफ़ कीजिएगा, इस पे एजाज हम मज़ीद बात भी करते हैं। हमारे किंग पर्सन स्पोर्ट्स के शुएब जट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कर लेते हैं, फिर आज के मैच की भी होगी बात। कल क्या शुएब आप देख रहे हैं, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, फेवरेट आपको क्या नज़र आ रहा है? पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त खेल पेश किया है, लेकिन एग्रेसिवनेस जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की होती है T20 में वो भी अपनी जगह पर कायम है। क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल आपने सही कहा कि पाकिस्तान बड़ी अच्छे रिदम में है, मोमेंटम पाकिस्तान ने पकड़ा हुआ है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आपको अपोनेंट को भी देखना होता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि इस मैच के लिए प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, इसलिए कि पाकिस्तान टीम ने बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, लेकिन उसके साथ साथ एक खौफ है। वो खौफ जो है बड़ा वाज़ेह किस्म का है कि जिस तरह का खेल पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दिया जो है पेश किया था, जिस तरह का अफगानिस्तान के खिलाफ हम खेले थे कि मैचेस फंस के हम जीते थे, इसी तरीके से अगर ऑफलाइन का मैच दिखेंगे तो आखिर में आके शुएब मलिक ने स्पिनर्स पे चार्ज कर लिया क्योंकि वो स्पिनर्स कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स नहीं थे। अदरवाइज पाकिस्तान टीम ने शुरू के 10 ओवर अगर देखे तो गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 60 रन बनाए थे। तो ऐसी क्रिकेट खेल के आप ऑस्ट्रेलिया से जीतने का
ख्वाब तो देख सकते हैं, लेकिन वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। अगर आपको ये मैच जीतना है, जो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, तो आपको वो स्ट्रेटेजी अपनानी होगी जो आपने भारत के खिलाफ अपनाई थी कि बॉल फर्स्ट से लेके और आखिरी जब तक आपने वो टारगेट जो है ना अचीव नहीं किया, आप अटैकिंग क्रिकेट पे गए थे और आपने जो है वो बताया था कि आप जो है स्प्रिंग हैं। तो अभी अगर आपने उस तरह की स्ट्रेटेजी ना अपनाई तो सॉरी टू से बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल, ये तो है कि लेकिन एक जानिब पाकिस्तान का विकेट स्टे, अब स्ट्राइक रेट को बेहतर करना, ये दोनों चीज़ें हम कल भी इस पर बात करेंगे। लेकिन आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है एजाज। आज न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दोनों वर्ल्ड कप फाइनल की टीमें आज सेमीफाइनल T20 के वर्ल्ड कप में आ गई हैं। दोनों टीमों का बड़ा ज़बरदस्त, लेकिन इंग्लैंड की फॉर्म जो है वो नज़र आ रही है बड़ी क्लियरली कि वो बहुत ज़बरदस्त फाइनल की टीम नज़र आ रही है। आज का मैच कौन फेवरेट होता हुआ नजर आया? देखिए, न्यूजीलैंड फेवरेट है मेरी नजर में। उसकी वजह यह है कि इंग्लैंड के जैसन रॉय ओपनर बैट्समैन वो इस टूर्नामेंट से बाहर निकल गए हैं और उनकी जगह जेम्स विंस को टीम के अंदर शामिल किया गया है। और ये भी कंफर्म नहीं है कि जेम्स विंस जो है उनको आज मैदान में उतारा जाता है या नहीं। दूसरा, टामिल मिल्स उनके फास्ट बॉलर थे, वो भी इस टूर्नामेंट के अंदर इंजर्ड होकर बाहर निकल गए हैं। बाकी मैंने कल ऑस्ट्रेलवी जो इंग्लैंड के कप्तान है मॉर्गन, उनकी मैंने कल नासिर हुसैन और माइकल अथर्टन के साथ आईसीसी एकेडमी में प्रैक्टिस के दौरान स्काई स्पोर्ट्स के ऊपर गुफ्तगू सुनी है। मॉर्गन डरे हुए लग रहे थे, उनका वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में 2019 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में फाइनल में था। मे बी ये वजह हो सकती है कि इंग्लैंड की टीम आखिरी अपने मैच में शिकस्त खा गई थी साउथ अफ्रीका से। और दूसरा, एक चीज ये भी याद रखिएगा कि इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दुबई स्टेडियम में कामयाबी मिली थी, लेकिन उसने अपने ज्यादा मोस्टली मैचेस शारजा के छोटे ग्राउंड पे जीते हैं। तो आज अबू धाबी में ग्राउंड है। मुझे तमाम एंगल्स देख के मुझे न्यूजीलैंड फेवरेट दिखाई दे रहा है। सही। शुएब, आप आज इंग्लैंड या न्यूजीलैंड, और क्या वजह है कि जिस टीम आप समझ रहे हैं फेवरेट? देखिए, मैं बिल्कुल एजाज बाकी के साथ इस पे स्टैंड करूंगा, उनको सेकंड करूंगा, लेकिन मेरे रीजन कुछ और हैं। अच्छा। देखिए, आप इंग्लैंड का आखिरी अगर मैच देखेंगे जो वो जनूबी अफ्रीका से खेले थे, वो उसमें हारे थे। उसमें जो फैक्टर्स आपको नहीं भूलने चाहिए वो ये नहीं भूलने चाहिए कि उनके पास भी 140 प्लस के बॉलर्स थे और उनके पास भी जो है वो अच्छे स्पिनर्स थे। जब अच्छे स्पिनर्स और अच्छे पेसर्स आए तो इंग्लैंड, वो टीम जो पूरे इवेंट में बड़ा अच्छा खेलती हुई आ रही थी, वो अपने रिदम को बरकरार नहीं रख सकी। तो न्यूजीलैंड को ये एज हासिल होगा कि उनके पास 140 प्लस के बॉलर भी मौजूद हैं, अच्छे स्पिनर, केन विलियमसन जैसे बैट्समैन भी हैं कि अगर एक साइड से अगर कोई 1-2 विकेटें गिर भी जाएं तो वो इनिंग्स को कैरी कर सकते हैं, लंबा लेके जा सकते हैं। और फिर मार्टिन गप्टिल जैसे खिलाड़ी भी मौजूद हैं। ऑल्दो कि वहां पे जो टीम है इंग्लैंड की, उनके पास भी अच्छे हिटर्स हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में न्यूजीलैंड को एक तो वो बदले वाला याद होगा कि उनके साथ जिस तरीके से ऐसा लगता है कि अनफेयर हुआ था, तो वो उसको भी करेंगे और आगे भी मामला लेके जाएंगे। तो आज के टीम में ही नहीं, आज के मैच में ही नहीं, मुझे इस इवेंट के लिए भी न्यूजीलैंड जो है वो फेवरेट लग रही है। अच्छा, ये बदले के मामला तो पता नहीं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के किस तरह से दिखाई देने हैं, लेकिन बहरहाल इसका मतलब ये है कि आप दोनों जो हमारे स्पोर्ट्स से जर्नलिस्ट हैं वो देख रहे हैं कि फिर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का दोबारा से फाइनल हो सकता है। एजाज, देखिए, पाकिस्तान की टीम मेरी तो हमेशा फेवरेट टीम रही है, चाहे ऑस्ट्रेलिया से खेल रही हो या बांग्लादेश से खेल रही हो, पाकिस्तान हमेशा मेरी तो फेवरेट टीम रही है। यहाँ पे मैच जैसे शुएब भी कह रहे थे कि टफ मैच होगा, लेकिन मुझे पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग पे ट्रस्ट है। एक बड़ा मैच है सेमीफाइनल, उसका प्रेशर अब कैसे हैंडल करते हैं ये तो टीम जानती है। लेकिन बाबर आजम की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जैसे वो मुस्कुरा के हसन अली को डिफेंड कर रहे हैं, जैसे आज मैथ्यू हेडन फखर जमान को डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि इन दो की परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं है बाकी प्लेयर्स के मुकाबले में, तो लगता यही है कि अनचेंज टीम जाएगी और बड़े भरपूर एतमाद के साथ पाकिस्तान जाएगी। और एक और चीज मैं यहाँ मुदस्सिर मेंशन कर दूं, भारत के साबिक कप्तान सुनील गावस्कर ने प्रेडिक्ट किया है कि यहाँ पाकिस्तान वाले सेमीफाइनल से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड वाले फाइनल से इंग्लैंड। उसने कहा है कि दो रवायती हरीफ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेंगे, ये गावस्कर ने आज प्रेडिक्ट किया है। अच्छा। देखते हैं कि इंडियंस की प्रेडिक्शन कैसे साबित होती है। अब नहीं, अब सुनील गावस्कर हों या बाकी खिलाड़ी इंडिया के, वो तो बहरहाल पाकिस्तान के हर मैच में मुखालिफ टीम के लिए वो कहते रहे। न्यूजीलैंड के मैच में भी वहाँ से ये बात होती रही कि न्यूजीलैंड की टीम बड़ी कंपोज टीम है, केन विलियमसन बड़े ज़बरदस्त कैप्टन है, पाकिस्तान को हरा लेंगे, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने वो मैच भी जीत लिया और बाकी के लिए भी वो उम्मीद में रहे, लेकिन पाकिस्तान बहरहाल वो सारे मैचेस जीता। वैसे समझते हैं कि अब फ़खर जमान और बाकी चीज़ें जहाँ पर टीम चेंज नहीं हो रही है,
शुएब समझते हैं वही जो बैटिंग ऑर्डर है, पाकिस्तान पहले बैटिंग करे या बाद में बैटिंग करे कल, तो ऑर्डर भी वही रहेगा जो नजर आ रहा है? शुएब, पहले तो मैं समझता हूँ कि ये जो भारत है इसको ज्यादा सीरियस लेना नहीं चाहिए। ये इनके जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो यकीन करें किसी लाफ्टर शो के पार्टिसिपेंट से कम नहीं रहे। जिस तरह के वो बयान देते रहे, कभी वॉक ओवर की बातें हैं तो कभी पाकिस्तान से हो नहीं पाएगा, कभी क्या, तो ये इनका रोना धोना जो है ना वो उसको एक मजाक से ज्यादा हमें अहमियत नहीं देनी चाहिए। कंपोजिशन की आप बात कर रहे हैं, जाहिर है जब अगर ये सेम कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं तो फिर ये अपना कुछ भी तब्दील नहीं करेंगे। मैं आपको फिर बता दूं कि कल मेरे नजदीक पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच नहीं है, मेरे निगाह में माइंड सेट का है। अगर आप डिफेंसिव माइंड सेट के साथ गए तो आपको जो है कल मैच के बाद जो है वो दुकान बंद करनी पड़ जाएगी। लेकिन अगर ये उस अप्रोच के साथ गए कि नहीं हम कर सकते हैं, हम करके दिखाएंगे, हम दुनिया को बताएंगे कि हम तारीख बदल सकते हैं। देखिए भारत से जो मैच था उसमें भी आप तारीख बदलने के लिए मैदान में उतरे थे कि 12-0 हो गया था, आप कभी उनको हरा नहीं पाए थे। तो आप जब इस माइंडसेट के साथ गए कि नहीं हम कर सकते हैं और करके दिखाया, तो कल भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब मैदान में उतरे तो भूल जाए कि माजी में कभी आपने ऑस्ट्रेलिया को नहीं शिकस्त दी, भूल जाए कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो सख्त जान है और एक तगड़ी टीम है। आप अपने पर बिलीव रखें कि अब आपका जो रिदम है, अब आपका जो मोमेंटम है, कोई आपको नहीं पकड़ सकता। इस रिदम, इस मोमेंटम के साथ आप जाएंगे तो कल का मैच क्या आप टाइटल भी जीत पाएंगे। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूं कि अगर आप उस अप्रोच के साथ गए कि आपके जो 6 ओवरों का पहले आपको मिलता है, अगर उसमें आपने स्कोर बोर्ड में 30-35 रन लगाए या पहले 10 ओवर में 60-62 रन लगा के आप सोचेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को डिफीट दे देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। 240 बॉल्स एजाज बड़ी एक अहम है पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ जब मैच खेला तो उसमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म के वो पूरे पहली बॉल से लेकर आखिर तक जो है वो चेज़ करने तक बड़ी ग्रिप रही है। अब आप क्या समझते हैं, क्या ऐसा कोई 1 से 2 प्लेयर हो सकते हैं बैटिंग में और बॉलिंग में जो ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे मुश्किल होंगे? देखिए शुएब की बात से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि ये जो हमने इल्जाम लगाते हैं या हमें लगता है कि बाबर स्लो करते हैं और रिजवान स्लो इनिंग्स को बिल्ड करते हैं। देखिए मुदस्सिर, इस T20 क्रिकेट के अंदर आपको पावर प्ले जीतना होता है। इंडिया के खिलाफ हम लोग क्यों जीते? बॉलिंग पावर प्ले में शाहीन शाह अफरीदी ने के राहुल और रोहित शर्मा को आउट किया और हसन अली ने सूर्या कुमार यादव की विकेट ले ली। हम बॉलिंग पावर प्ले जीत गए। जब बैटिंग हुई तो इंडिया हमारी कोई विकेट नहीं गिरा सका पहले 6 ओवर में और हम बैटिंग पावर प्ले जीत गए हैं। तो बाबर की कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान बैटिंग पावर प्ले जीते, अपना विकेट ना गंवाए। उसके बाद फिर आप मिडिल ओवर्स में और आखिरी 5 ओवर्स में शुएब और आसिफ नीचे से हिटिंग करके आपको स्कोर बनाते हैं। पावर प्ले जीतना पड़ेगा, बॉलिंग का या बैटिंग। पावर प्ले की भी गेम है, नर्व्स की भी गेम है। कल पाकिस्तान के क्रिकेट एग्रेसिवली खेलता है। बहुत शुक्रिया। शुएब जट भी हमारे साथ मौजूद थे, एजाज वसीम बाकरी भी हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे अबू धाबी से। अब कल के मैच के लिए बहुत सी नेक तमन्नाओं के साथ मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।